हेलो एवरीवन, बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना वीडियो रहने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट की जो लेटेस्ट भर्ती आई है, जिसके अंदर 5,696 कुल पद है असिस्टेंट लोको पायलट की। एएलपी की रिक्रूटमेंट हुई है 2024 की, उसके बारे में अपना बात करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन उसका आउट हो गया है, पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, तो उस नोटिफिकेशन से अपन पूरी जानकारी निकालेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, क्या एग्जाम फीस रहेगी, एग्जाम की क्या पूरा पैटर्न रहेगा, उस सब बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो आपको आरआरबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट bbcstudy.com में रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन सब का। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 01/2024, इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। किसके लिए ये है अपना रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट यानी लोको पायलट जो ट्रेन को चलाते हैं उनको अपन बोलते हैं, उनके असिस्टेंट के बारे में वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अपनी है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 20/1/2024। 20/1/2024 से ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19/2/2024। 19/2/2024 को फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएंगे, यानी लगभग पूरा 1 महीना आपके पास रहने वाला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 20/1/2024 से 19/2/2024, लगभग पूरा 1 महीना आपके पास रहेगा। इस 1 महीने में के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद यदि आपको फॉर्म भरने के अंदर आपको कोई गलती रह गई है तो आप उसको भी सही कर सकते हो, यानी डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन कहां से 20/1/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 29/2/2024 यानी 9 दिन तक आपको टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए भी। पोस्ट का नाम अपना है असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की ये पोस्ट है। 19,900 इसका इनिशियल पे है। 18 से 30 साल एज इसकी होनी चाहिए और 5,696 पोस्ट है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जब शॉर्ट नोटिस आया था उसके मैंने अंदर आपको बता दी थी। आज आया अपना पूरा फुल नोटिफिकेशन, उसके बारे में अपना बात करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म फिलअप कर रहा है बच्चा, वो उसके पास पूरी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, वो पास आउट हो चुका होना चाहिए। अपीयरिंग जो बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये चीज यहाँ पे लिखी है, देखिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल all the prescribed education and technical qualification for the post on or before the closing date of submission application against centralized employment notice। यानी ये जो नोटिस है उसका जो लास्ट डेट है जो फरवरी है, उस तक आपका कितना होना जाना चाहिए, आपका जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट of the prescribed education technical qualification are not eligible to apply। यानी ऐसे बच्चों को अप्लाई करना ही नहीं है जो क्या है वेटिंग रिजल्ट वेटिंग में या फिर अभी अपीयरिंग में है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हर कैंडिडेट को सिर्फ एक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एक रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करोगे तो भी ये रिजेक्ट कर देंगे। एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की, वो आरआरबी पहले नहीं करेगा, पहले उसकी स्क्रूटनी जो है वो नहीं होगी। स्क्रूटनी पहले नहीं होगी, पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही स्क्रूटनी होगी। तो इससे पहले आपको जब यदि आपका ये मतलब नहीं है कि आपने CBT फर्स्ट या CBT सेकंड दे दिया तो आप जो है पूरे पात्र हो गए। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप पात्र हो गए, ये बात यहाँ पे लिखी है। क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS और EBC स्टेटस के लिए जो भी डेट्स हैं वो यदि
पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दी हुई है ऐसी डेट्स, तो जो अपनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही इसकी क्या रहेगी, क्रूशियल डेट रहेगी। गिनती यानी एज के लिए दी अलग से डेट नहीं दी है, वैसे दी हुई है। मेडिकल फिटनेस एएलपी के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है A1 ग्रेड का मेडिकल फिटनेस चाहिए, तो जो मेडिकली अनसुटेबल है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि उनको अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट भी जो है नहीं दी जाएगी। एज 18 से 30 से पहले भी आ गई एज रिलैक्सेशन, आपको पैरा नंबर 5.1 में आएगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, आरआरबी वाइज होगा, रेलवे वाइज वैकेंसी जो है पूरे इस नोटिफिकेशन में नीचे दी हुई, हम बता देंगे कौन से आरआरबी के अंदर कितनी पोस्ट है, उस हिसाब से आपको हर आरआरबी के अंदर फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर एक ही आरआरबी के अंदर आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है और उसी हिसाब से आपको अपनी वैकेंसी जो है वो मिलेगी। फॉर्म जो है वो कैसे होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अब ध्यान में रखने वाली ये चीज है बच्चों के लिए कि मोबाइल नंबर खुद का देना है, ये याद रखना, मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए। ईमेल आईडी सबके पास होती है आजकल, यदि नहीं है तो ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको एक्टिव रखिए। ये ईमेल आईडी भी किसकी होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो जो ई मित्र वाला है या जो सीएससी सेंटर वाला है या जो साइबर कैफे वाला है वो अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, जिससे क्या होता है यदि आपका मोबाइल आउट ऑफ रीच है या फिर किसी कारण से मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाया या कोई मोबाइल स्विच ऑफ है, तो उस कंडीशन में आपको सूचना जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि जो ईमेल आएगा ऑफिशियल ईमेल वो कहाँ पे जाएगा, उस ई मित्र या फिर जो सीएससी सेंटर है या फिर जो साइबर कैफे वाला है उसके पास जाएगा और वो आपको बताए या ना बताए वो उसकी मर्जी है। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो है खुद की डालनी चाहिए हमेशा और उसको एक्टिव रखना चाहिए। आज का सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है तो उसके अंदर ईमेल आईडी होती है, तो उसको उस वही ईमेल आईडी डालें जो आप रेगुलर यूज करते हो, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपने एक बार अकाउंट बना लिया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना, आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। उसके अलावा बाकी सारी चीजें उनके लिए मॉडिफिकेशन डेट आपको दी हुई है, कहाँ है, 20/2/2024 से 29/2/2024 तक। यदि आपने कोई गलती की है तो आप क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको 250 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस है जो हर करेक्शन के लिए आपको देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका आप यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर सीबीटी फर्स्ट होगा। पहले सीबीटी फर्स्ट जो होगा उसके अंदर 15 गुने बच्चे ये लेंगे, कितने लेंगे, 15 गुना, 15 टाइम्स वैकेंसीज फॉर आरआरबी। हर आरआरबी के लिए जो है जितनी भी वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चे जो है वो सीबीटी फर्स्ट से पास आउट किए जाएंगे। सीबीटी फर्स्ट यदि एक से ज्यादा पारी के अंदर होता है तो क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके आंसर निकलेंगे, उसी हिसाब से आप सीबीटी 2 के लिए पात्र होंगे। सीबीटी 1 से 15 गुना बच्चे, जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना बच्चे किस में बैठेंगे, सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 और सीबीटी 1 जो भी है इन सबके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको एसएमएस से और ईमेल के द्वारा ही उसकी सूचना मिलेगी। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपके एसएमएस के लिए आपका मोबाइल और ईमेल दोनों एक्टिव होने बहुत जरूरी है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होगी सीबीटी फर्स्ट के अंदर भी होगी, सीबीटी 2 के अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सीबेट, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके अंदर क्या होगा वो भी हम आपको बता देंगे। बैंड आइटम आपको सब पता है, एग्जाम के अंदर क्या क्या बैन होता है ये सबको ही पता है। जनरल इंस्ट्रक्शन यदि अपना बात करें आपको क्या क्या करना है, जो सारी स्टेज है वो क्या होगी, प्रोविजनल होगी। जब तक फुली सेटिस्फाई कंडीशन नहीं कर देगा वो तब तक वो प्रोविजनल रहेगी। कॉल लेटर है वो सारी कॉल लेटर आएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी यदि किसी भी बच्चे ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाल दी है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखनी है। और उसको
फ्यूचर के अंदर भी जो आरआरबी या आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो भी वैकेंसी लगेगी निकाली जाएगी, उससे भी डीबार कर दिया जाएगा, उसमें भी वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, सिर्फ आपको कितनी एक ही एप्लीकेशन डालनी है, जो भी आप आरआरबी आपको अच्छा लगे उसके अंदर, जिसमें आपको पोस्ट चाहिए उसके अंदर आपको एक ही एप्लीकेशन डालनी है। इसके अलावा वो सभी कैंडिडेट्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस से डिसमिस किया गया, वो भी ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात है, इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर जो है वो क्या होना चाहिए, रनिंग के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं ये अपना साइन करता हूँ इस प्रकार से, तो ये रनिंग कंडीशन के अंदर साइन होना चाहिए। मैं अपना नाम नवल जो है वो इस प्रकार लिख दूंगा, NAWAL कैपिटल के अंदर, तो इस प्रकार से अलाउ नहीं होगा। ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर और डिसजॉइंट यानी जुड़े हुए यदि आप उसके अंदर लेटर्स नहीं है तो साइन अलाउ नहीं होगा। साइन हमेशा क्या होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। डेट ऑफ सीबीटी एग्जाम फर्स्ट, सीबीटी एग्जाम सेकंड, सीबीएट एंड डीवी वो क्या होगा, बार टाइम टू टाइम आपको पब्लिश होता रहेगा, और उसकी टाइम टू टाइम सूचना हम जो है आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको देते रहेंगे। वैकेंसी जितनी भी है वो सारी प्रोविजनल है, वो कम या ज्यादा हो सकती है, वो जब भी चाहे आरआरबी कम या ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। SC ST वाले जो बच्चे हैं उनको फ्री ट्रेन का सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपको पूरा जो है रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, पूरा अपना जो है अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करने पड़ेगा, और ऑफिशियल आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट बुक करनी पड़ेगी। वो सीबीटी फर्स्ट और सेकंड के लिए ये सिर्फ SC ST वाले बच्चों के लिए फ्री ट्रेवल की सुविधा दी गई है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यदि आपको कोई भी हेल्पलाइन चाहिए, कोई भी दिक्कत यदि आपको हो, तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक सभी वर्किंग डेज के अंदर आप ईमेल कर सकते हो rrbhelp@csc.gov.in, rrbhelp@csc.gov.in, या फिर आपको मोबाइल नंबर दिए गए 9592001188, इन मोबाइल नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो ये आपकी हेल्पलाइन के लिए भी नंबर दिए गए हैं। वैकेंसीज जो है वो आपको आगे बता दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी। मेडिकल क्या होना चाहिए, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, पूरा तरह फिजिकल फिट होना चाहिए, तभी आप ALP बन सकते हो। इसके अलावा विजन जो है आपको 6x6 होना चाहिए, 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। इसके अलावा नियर विजन जो है वो 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे, कलर विजन देना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन देना पड़ेगा, फील्ड ऑफ विजन देना पड़ेगा, नाइट विजन देना पड़ेगा, मेसोस्कोपिक विजन जो है, ये सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। मेडिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर ये आपके टेस्ट होंगे, तो उसी के बाद आपको ILP की वैकेंसी मिलेगी। इनमें से यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे, जिसके नीचे एनेक्सर आपको मिल जाएंगे। वो डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे कि आपकी लेसिक सर्जरी नहीं हुई है, कोई आपने सर्जरी नहीं कराई आंखें सही करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया का सिटीजन, नेपाल का सिटीजन, भूटान का सिटीजन, तिब्बती रिफ्यूजी, ये पर्सन जो इन बाहर से माइग्रेट होकर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, उगांडा, इन सब से आया है वो, और जो कहां से हो, परमानेंटली सेटल इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल हो गया, तो वो सारे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात एज रिलैक्सेशन की। एज लिमिट जो है वो कितनी, 18 से 30 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एज रिलैक्सेशन के बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 30 साल से मैं ऊपर हो गया, मैं OBC में हूँ, BPL में हूँ, तो मेरे को कितनी छूट मिलेगी, SC में हूँ, ST में हूँ, तो कितनी छूट मिलेगी। उसके बारे में यदि आप देख लें तो SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। 30 + 5 यानी 35 साल अपर लिमिट होगी। OBC नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट मिलेगी, 33 साल होगी मतलब। यदि बात करें एक्स सर्विसमैन की, अनरिजर्व्ड या EWS में है, तो उनको 3 साल की छूट मिलेगी। उनके साथ साथ उनका जो सर्विस का लेंथ है वो भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा।
एक्स सर्विस ओबीसी एनसीएल जो यदि है तो उनको 6 साल की, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी है तो उनको 8 साल की छूट मिलेगी। किसके साथ? सर्विस की एज उसके अंदर भी जुड़ेगी। जो कैंडिडेट ग्रुप सी या ग्रुप डी की रेलवे की वैकेंसी के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, 3 साल यदि उनको हो गया है तो उनको 40 साल अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 43 साल और एससी एसटी के लिए कितने हैं? 45 साल उम्र है। ये चीज देख लीजिए यहाँ पे आप। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडो, डाइवर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, यानी ऐसी फीमेल कंडीशन जो विडो है, विधवा है, या डाइवोर्स है, तलाकशुदा है, या अपने पति से अलग रह रही है लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, किसे? जुडिशियली सेपरेटेड यानी न्यायिक रूप से अलग रही है, उन सब के लिए छूट कितनी है? अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 38 साल है और एससी एसटी के लिए 40 साल है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, नॉट बिफोर, और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, नॉट आफ्टर, यानी इन दोनों डेट के बीच के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जब तक क्या हो? 30 साल से तक की बात यदि अपन करें तब, उसके बाद जो है रिलैक्सेशन इसके अंदर काउंट होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। फीस क्या रहेगी सभी बच्चों के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए, और जो कंडीशन एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या माइनॉरिटी है, ई बी सी इकोनॉमिक की बैकवर्ड क्लास है, इन सब के लिए जो फीस है वो कितनी रहेगी? 250 रुपए। अब यहाँ पे चीज नोट करने वाली है कि ये 500 जो फीस है उनमें से 400 साल भी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस के अलावा जो फीस है 400 रुपए, और उसमें से बैंक चार्जेस घटा के बाद जितनी भी फीस आपकी बचती है 300 कुछ रुपए, 90-80 के आसपास बचेगी, वो फर्स्ट स्टेज का आप सीबीटी एग्जाम यदि दे दोगे तो आपको रिफंड हो जाएगी। ये चीज ध्यान करें, यानी मेन रूप से एग्जाम फीस यहाँ पे कितनी रहेगी? 100 रुपए। इसके अलावा जो कैंडिडेट एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, उनके लिए 250 रुपए फीस लगेगी और 250 के 250 जो है उनको रिफंड हो जाएगी। कब? जब वो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम जो है वो अच्छी तरह से दे लेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट स्टेज का एग्जाम सीबीटी फर्स्ट जो है वो यदि आप दोगे तो आपको ये फीस जो है वो वापस मिल जाएगी। 500 रुपए जिनकी फीस लगी है उनको 100 रुपए कट के 400 रुपए वापस मिल जाएंगे। कब? आप जब फर्स्ट स्टेज सीबीटी दे दोगे। मोड ऑफ फीस पेमेंट आपको पता है ऑनलाइन होगा, ये सबको पता है, इसके अंदर कोई जरूरी बात नहीं है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस कैसे होगी ये चीज ध्यान रखना। एग्जामिनेशन फीस रिफंड कैसे होगी? जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर आपको बैंक का नाम डालना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। ये सारी चीजें आपको एकदम सही डालनी है और ध्यान रखना है जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब ये सारी चीजें आप अपनी खुद की डालो। जो साइबर कैफे वाला बंदा है वो यदि अपना नंबर डाल दे तो एग्जाम फीस उनको रिफंड हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको अपनी खुद की डालनी है। अब रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन आपको पता है कैसे मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जो कैंडिडेट को वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो डालने पड़ेंगे, ओरिजिनल के अंदर देना पड़ेगा ड्यूरिंग डीवी। जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं उनको सारी चीजें, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चाहते हो, चाहे एससी का चाहते हो, एसटी का चाहते हो, ओबीसी का चाहते हो, उन सबको वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो डीवी के अंदर आपको देने पड़ेंगे। इन सबके जो पूरा परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, वो इसी रिक्रूटमेंट जो पूरा नोटिस है अपना उसके नीचे दिए हुए हैं एनेक्सर के रूप में, तो वो वहां से आप ले सकते हो।
AWS के लिए 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लॉट जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। यदि आप AWS में हो, सेंट्रल लेवल का AWS चाहिएगा। ये एक्स सर्विसमैन के लिए सेंट्रल लेवल का, ये रिजर्वेशन का सबको पता है। बात करें अपन, यदि आप पहले से रिक्रूटेड हो तो आपको अपना जो एम्प्लॉयर है उसे एनओसी भी आपको लानी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एनओसी यदि आप नहीं दोगे तो आपका कैंडिडेट सर जो है, यानी आप यदि सिलेक्शन भी हो गए तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आ गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसके अंदर देखिए बार बार ये लिख रहा है एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी, यानी एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हो और एक ही एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ एक आरआरबी में अप्लाई करना है और एक ही एप्लीकेशन डालनी है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होगा CBT फर्स्ट। उसमें से जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना किस में जाएंगे, CBT सेकंड के अंदर। और फिर CBT सेकंड के बाद होगा आपका सीबेट। सीबेट में कितने जाएंगे, 8 गुना जाएंगे। आगे लिखा होगा, आप बता देंगे आपको। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेज आपकी रहेगी, CBT फर्स्ट, CBT सेकंड, उसके बाद सीबेट, उसके बाद DV और उसके बाद ME मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये बार बार क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल की या फिर ये आपके एडमिट कार्ड की, ये सारी आपको SMS या ईमेल के द्वारा ही मिलेगी। तो ये जो आपको SMS या ईमेल जो आप डाल रहे हो, मोबाइल नंबर जो आप डाल रहे हो, हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट की। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लें। CBT फर्स्ट जो होगा, CBT फर्स्ट जो है वो क्या होगा, ओनली स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। यानी फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। इसको पास करोगे तभी आप किस में जाओगे, CBT 2 में जाओगे। CBT 2 में कैसे जाओगे, नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, आपकी मेरिट बढ़ेगी, उसी हिसाब से आप किस में जाओगे, CBT 2 के अंदर जाओगे। द मार्क्स ऑफ CBT फर्स्ट shall not be counted while preparing the final पैनल, यानी CBT फर्स्ट का जो नंबर है वो फाइनल पैनल यानी आपका फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको CBT फर्स्ट ही पास करना पड़ेगा, तभी आप CBT सेकंड के अंदर जा पाओगे। उसके बाद जो CBT फर्स्ट सेकंड के अंदर जो शॉर्ट लिस्ट होंगे अपने किसके हिसाब से, रिलैक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो उसी हिसाब से आगे CBT सेकंड के अंदर भी, जब CBT फर्स्ट के अंदर आपने यदि रिलैक्सेशन ले लिया है तो उसी हिसाब से आपको वहां पे आगे भी काउंट किया जाएगा। CBT फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी नंबर भी कितना होगा, 75 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर कितनी, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, मिनिमम परसेंटेज लिए पासिंग का, ऐसा नहीं है कि 15 गुना बच्चे दिए जाएंगे, आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे तभी 15 गुना में जा पाओगे। मिनिमम कितना है, अनरिजर्व्ड के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% है। ये नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी आप CBT सेकंड के अंदर जा पाओगे। सिलेबस CBT फर्स्ट की यदि अपन बात करें क्या होगा, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम, बोडामास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCF, HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रविधि, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक एंड पाइप एंड सेटन्स, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में रहेगी। आप देख लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 9 जो है नोटिफिकेशन का, उसके ऊपर आपको सिलेबस जो है वो पूरा मिल जाएगा।
सिलेबस के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सिलेबस पूरा आपको लिखा हुआ है पेज नंबर 9 के अंदर, इसी में से सीबीटी फर्स्ट आपका होगा। मेंटल एबिलिटी का एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिंगोलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें जो है पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, यहीं से आपका क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा। जनरल साइंस की बात करें तो सिलेबस क्या होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, डेली साइंस का, 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो है वो आपको जनरल साइंस जो है इसके अंदर पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यानी करंट अफेयर जो है वो इसके अंदर भी पूछा जाएगा। उसके बाद करें सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी। सीबीटी की सेकंड स्टेज क्या होगी, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स है सीबीटी सेकंड के, वो कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज क्या किसके अंदर आएंगे, सीबीटी फर्स्ट से आएंगे, सीबीटी टू के अंदर कैटेगरी वाइज आएंगे, नॉर्मलाइज मार्क और मेरिट के आधार पर। सीबीटी सेकंड में कैसे आएंगे, 15 गुना बच्चे जो है वो डिसाइड किया इन्होंने कि हम 15 गुना बच्चे जो है वो किसके अंदर लाएंगे, सीबीटी सेकंड के अंदर लाएंगे। जितनी भी पोस्ट है टोटल आरआरबी की, उसमें से 15 गुना, जैसे आरआरबी अजमेर के लिए आपने या अप्लाई किया है तो आरआरबी अजमेर के अंदर जितनी एएलपी की पोस्ट है उसका 15 गुना बच्चे जो है वो किसके अंदर आएंगे, सीबीटी सेकंड के अंदर। हो सकता है रेलवे जो है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दे इनको अपने हिसाब से, लेकिन अभी जो है वो 15 गुना ही है। पैटर्न और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी टू की यदि अपन बात करें तो सीबीटी टू जो है उसके अंदर दो पार्ट होगी, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल जो है वो 2 घंटा और 30 मिनट का पेपर होगा, जिसके अंदर 175 क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट ए होगा 90 मिनट का, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी होगा 60 मिनट का, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा, यदि मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो इसके अंदर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको दिए हुए। पार्ट ए के अंदर अनरिजर्व्ड के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, SC/ST के लिए 30% और ST के लिए 25% जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी जो पार्ट ए के अंदर, यानी जो ये 100 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर आपके जो मार्क्स आएंगे वो आगे आपका रिक्रूटमेंट का जो मेरिट बनेगा उसके अंदर काम आएंगे। 100 क्वेश्चंस के अंदर जो मार्क हैं वही जो है आगे काम आएंगे। उसके अलावा जो पार्ट बी है इसका, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसके अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो पार्ट ए काउंट होगा। पार्ट बी पास करना जरूरी है, 35% इसके अंदर आपको बनाने जरूरी हैं, तभी आप पार्ट ए के अंदर जो है आपके नंबर बने हैं वो मेरिट के अंदर गिने जाएंगे। लेकिन मेरिट का ये ध्यान रखना, मेरिट के अंदर जो पार्ट ए है वो ही काउंट होगा। पार्ट ए का सिलेबस यदि अपन बात करें, सिलेबस फॉर पार्ट ए क्या होगा, वही लगभग सेम है। पार्ट सीबीटी फर्स्ट में जो एग्जाम सिलेबस आया था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उससे सेम आएगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी सिलेबस क्या रहेगा, लगभग सेम रहेगा। जो चीज जुड़ेगी इसके अंदर वो जुड़ेगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर क्या जुड़ जाएगा, इसके अंदर ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो मुख्य रूप से इसके अंदर जुड़ जाता है और साइंस इसके अंदर जुड़ जाता है। ड्राइंग जुड़ जाता है, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर जुड़ जाती है। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी जो साइंस का पोर्शन है, जो ITI करते हैं बच्चे, उनका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पार्ट है वो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट वो इसके अंदर आता है। क्या आएगा, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी, यानी कंप्यूटर भी इसके अंदर आएगा, ध्यान रखना, ये भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद पार्ट बी का जो सिलेबस है, यानी पार्ट जो आपको क्वालिफाइंग करना है सिर्फ, उसके अंदर क्या आएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये किसका, ट्रेड का सिलेबस है। जिस ट्रेड का आप मैकेनिकल डीजल के हो तो मैकेनिकल डीजल के क्वेश्चन आएंगे, फिटर के हो तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिशियन के हो तो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी
यानी पार्ट बी जो है वो कैसे होगा, ट्रेड सिलेबस के अनुसार होगा, जो डीजीटी की वेबसाइट पे है। यानी जो आईटीआई की ट्रेड का सिलेबस होता है वो पूरा पूरा सिलेबस इसके अंदर आएगा। इसमें से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 35% सभी बच्चों को लाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के या किसी भी कम्युनिटी से हो, उनको 35% लाना जरूरी है। वही जो है इस एग्जाम को दे पाएंगे। यानी इसका पार्ट बी जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तब पार्ट ए से मेरिट आपकी बढ़ेगी। अब कैंडिडेट जो आईटीआई से है या ट्रेड अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं, वो तो उनकी ट्रेड तो सिलेक्शन हो गया। अब समस्या आएगी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, सर हमारी ट्रेड कौन सी रहेगी, तो उसका भी आपको यहाँ पे दे रखा है। पार्ट भी आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप कौन सी ट्रेड का एग्जाम जो है वो पार्ट बी में दोगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन है। इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उन सबके लिए कितना ऑप्शन है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ले सकते हैं, वायरमैन ले सकते हैं, आर्मेचर कोयल वाइंडर ले सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक जो है ले सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो ये ट्रेड जो है वो पार्ट बी में ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले कौन से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ले सकते हैं, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो है वो फिटर ट्रेड ले सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल ले सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ले सकते हैं, मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, टर्नर ले सकते हैं, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारी ट्रेड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि कोई डिप्लोमा डिग्रीधारी बच्चा है तो उसके लिए मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सारी ट्रेड वो सिलेक्ट कर सकता है। ये ट्रेड आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे उसी टाइम सिलेक्ट करनी है। यदि आपका सीबीटी सेकंड में हो गया तो पार्ट बी का एग्जाम जो है इस ट्रेड के सिलेबस के अनुसार आपका होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट, यानी सीबीटी 2 क्लियर करने पे आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होएगा, सीबेट होएगा। 8 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज, यानी एएलपी के अंदर जितने वैकेंसी है 15 गुना किस में बैठे थे, सीबीटी सेकंड में, उनमें से 8 गुना बच्चे जो है वो किसके अंदर आएंगे, सीबेट के अंदर आएंगे। जो यहाँ पे बच्चे आएंगे वो विजन सर्टिफिकेट जो है वो पूरा लेके आएंगे तभी वो बैठ पाएंगे। उसके बाद उनका एग्जाम होगा सीबीटी, यानी जिसको अपन साइको टेस्ट भी बोल देते हैं, वो वाला एग्जाम होगा। ये क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ऑल कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट का हो, मस्ट सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन हिज टेस्ट। टेस्ट के अंदर टी स्कोर जो है वो उसका 42 रहेगा। जब भी आप सीबीटी सेकंड हो जाएगा उसके बारे में इसके ऊपर अपन पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर यदि अपन बात करें मेरिट लिस्ट के अंदर सीबेट का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के अंदर क्या होगा, 70% वेटेज जो है वो किसका होगा, पार्ट ए जो सीबीटी 2 का पार्ट है उसका 70% वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट में, और 30% वेटेज जो है वो किसका मिलेगा, सीबेट के अंदर आपका जो स्कोर होगा उसका। उन दोनों को जोड़ के जो है वो आपका क्या बनेगा, पूरा मेरिट आपकी बढ़ने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको सबको पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने होते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये अपना बात कर चुके हैं, क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो वो एकदम सही लगाना है, और वहीं से आपको रिक्रूटमेंट जो है वो आपका आगे फॉलो होगा। स्कैन कॉपी आपको अपने रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज है उसकी स्कैन कॉपी तैयार रखनी है। साइन जो है वो आपको तैयार रखने हैं। 80 आपका जो सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है, और जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं। उसी से आपका रिक्रूटमेंट जो फॉर्म है जो फिलअप होगा। वेबसाइट जो है अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखी होगी, अहमदाबाद की, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जितने भी आरआरबीज हैं उन सब की वेबसाइट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है।
इस ऑफिशियल वेबसाइट में से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस भी आरआरबी में आपको फॉर्म अप्लाई करना, जैसे आरआरबी अजमेर में आपको फॉर्म अप्लाई करना तो rrbajmer.gov.in खोलिए, वहां पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। बार बार लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी हमेशा आपको चालू रखने हैं और वही आपको यहाँ पे देने हैं। इसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा। यदि आपके पास ये मोबाइल नंबर गलत लग गया, ईमेल आईडी आपने किसी और की लगा दी, तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन गलत हो जाए, आपको सूचना टाइम पे नहीं मिले। तो ये डाल देना, एकदम सही सही डालना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जाम ऑनलाइन होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी फर्स्ट हो चाहे सीबीटी सेकंड हो, उसको क्या होगा, इंग्लिश के अंदर होगा, हिंदी के अंदर होगा, और 13 रीजनल लैंग्वेज जो है वो सारी रीजनल लैंग्वेज, आसामी होगी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मेरा मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन सब के अंदर क्या होगा, एग्जाम आपका होएगा। यदि आपकी कोई गलती रह जाती है तो इसके अंदर लिखा हुआ है आपको कि पहले भी ये आ चुका है, कितना 250 रुपए फीस देके आप गलती को सही कर सकते हो। अब रिजेक्ट, यदि कोई फॉर्म हो जाता है, रिजेक्शन के कारण यहाँ पे दिया में देखिए, यदि फॉर्म कोई रिजेक्ट हो जाता है, यदि आपने क्या कर दिया, इनवैलिड फोटो लगा दी, रिजेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा फॉर्म आपने लगा दिए तो रिजेक्ट हो जाएगा। इनवैलिड फोटो का क्या मतलब हो गया, आपने पुअर रिजोल्यूशन की फोटो डाली है कि चेहरा आपका साफ नहीं आ रहा, पूरे बॉडी की फोटो डाल दी, खड़े हुए की डाल दी, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, सबको पता है। ओनली साइड व्यू डाल दिया, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, एक साइड का चेहरा आपको दिख रहा है। अनरिकॉग्नाइज्ड फेशियल फीचर की डाल दी, फोटोकॉपीड फोटोग्राफ डाल दिया, ब्लैक एंड व्हाइट डाल दिया आपने, ग्रुप फोटो डाल दी जिसके अंदर एक से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, सेल्फी दी आपने डाल दी, तो टिल्टेड या आपने इन्वर्टेड फोटो डाल दी, तो या फिर डार्क ग्लास के साथ फोटो डाल दी, या फिर कैप के साथ फोटो डाल दी, ये सारी यदि फोटो आपने डाल दी है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये काम नहीं करने। फोटो एकदम पासपोर्ट साइज एकदम सही फोटो आपकी होनी चाहिए, विदाउट कैप होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, पूरी बॉडी की फोटो नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इनवैलिड सिग्नेचर भी आप नहीं डालोगे। इनवैलिड सिग्नेचर का क्या मतलब हो गया, कैपिटल लेटर में या ब्लॉक लेटर में, जैसे अपने वीडियो के शुरू में के अंदर बात की थी, इनवैलिड सिग्नेचर यदि हो गया तो भी आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म यदि आपका रिजेक्ट हो गया तो आपकी पूरी फीस जो है वो जब्त हो जाएगी, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। जो कॉल लेटर है, अब इंस्ट्रक्शन है कॉल लेटर के बारे में। कॉल लेटर आपको पता हो गया अब तक कि कहां से आएगा, आपका 80 ईमेल आईडी पे आएगा और मोबाइल नंबर पे आएगा। 80 वाले जो बच्चे हैं उन सबको फ्री ट्रेवल की फैसिलिटी मिलने वाली है। एवरेशन आगे जो शॉर्टकट यूज किए थे उसके बाद अभी आगे एनेक्स्चर। आपने सबसे पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मैट्रिक रहेगी। ये हम पिछले वीडियो जो शॉर्ट नोटिस है उसके अंदर बात कर चुके हैं। मैट्रिक रहेगी प्लस उसके साथ आईटी रहेगा, यानी 10वीं प्लस आईटी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने क्या होना चाहिए, 10वीं के साथ साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने क्या कर सका हो, इसमें डिग्री कर रखी हो, वही फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ये आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगी आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल आपको ये पेज जो है वो अच्छी तरह से देख लेना है। इसी पेज के अनुसार आपको जो है फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। जैसे अहमदाबाद के अंदर टोटल 238 पोस्ट है, अजमेर के अंदर 228 पोस्ट है, बेंगलोर के अंदर 473 है, भोपाल के अंदर 219 और 65 पोस्ट है। इस प्रकार से हर आरआरबी की पोस्ट जो है टोटल यहाँ पे दी हुई है।
आपको अपने क्षेत्र की या फिर जहाँ पे आपको उचित लगे, जहाँ पे सीट ज्यादा हो, वहां पे आप अप्लाई करना चाहो तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो पूरा पूरा स्ट्रेटेजी बना के आपको काम करना है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ और यहाँ पे मेरे को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा ज्यादा देख के वहां पे आपने अप्लाई कर दिया। अच्छी तरह से पूरा स्टडी करके ही फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक ही आरआरबी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एनेक्सर मिल जाएंगे। यहाँ से शुरू हो गया आपका एनेक्सर। सबसे पहला एनेक्सर है कास्ट सर्टिफिकेट का, SC ST कैंडिडेट्स के लिए सेंटर कास्ट का सर्टिफिकेट। उसके बाद एनेक्सर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एनेक्सर 2 के अंदर। इसी प्रकार से आपका बना होना चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का ये फॉर्मा है पूरा पूरा। उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना इस प्रोसेस के अंदर ही होना चाहिए। परफॉर्मा आपको दिया हुआ पूरा। ईबीसी वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन यदि आपको करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एग्जामिनेशन फीस वेवर के लिए तो आपको ये एनेक्सर 5 जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा दिया हुआ आपको एनेक्सर नंबर 6 के अंदर। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको तैयार करना है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, ये आपको पूरा प्रोसेस है, सिग्नेचर डालना है। यहाँ पे आपका पूरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद जो स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट उसका नाम आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उनके साइन आएंगे। ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन उसके बाद आगे सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी आपको तैयार रखना है कि आपने कोई लेसिक लेजर ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं कराया है, आई करेक्शन की सर्जरी नहीं करवाई है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ तक पूरा फॉलो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसके लिए भी आपके पास एनेक्सर है। तो ये था अपना पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा नोटिफिकेशन का पूरा विस्तृत जानकारी कि आपको कौन कौन सा एग्जाम जो है वो पैटर्न रहेगा आपका। सीबीटी फर्स्ट क्या होता है, सीबीटी सेकंड क्या आएगा, सीबेट क्या है, उसके बाद डीवी क्या है, उसके बाद मैकेनिकल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी। एज रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।